नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीजी सेट, बीपीएससी ट्री, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, यूकेएलटी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के ऊपर यानी कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी करते हुए रिवीजन कर सकेंगे, अपने गलतियों को सुधार सकेंगे और नए प्रश्नों को देख सकेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया है, जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन के और अंगों के साथ उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त। तो ये किसका कथन है आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। जायसी का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन के और अंगों के साथ उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर आपने पद्मावत पढ़ा होगा तो उसके आधार पर शुक्ल जी का कहना है कि जायसी ने जिस भी प्रेम गाथा को विषय वस्तु बनाया है उसका प्रभाव परिवार और समाज दोनों पर है, उससे अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित रचनाओं में जैन साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेवंत गिरी रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास, संदेश रास, बुद्धि रास। इसके आधार पर हमें बताना है कि जैन साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आपका दिमाग भी इसमें दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सी रचनाएं जैन साहित्य के अंतर्गत हैं। उसमें से हमें 4 ही चुनना है, जबकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 5 दिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए, रेवंत गिरी रास जैन साहित्य के अंतर्गत है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये भी जैन साहित्य के अंतर्गत है, उपदेश रसायन रास जैन साहित्य के अंतर्गत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुद्धि रास ये भी जैन साहित्य के अंतर्गत है। यानी कि जो कूट बन रहा है 1, 2, 3 और 5, जितनी भी रचनाओं में आप देख रहे हैं कि रास शब्द लगा हुआ है, सभी किससे जुड़ गए हैं? जैन साहित्य से जुड़े हुए हैं। वैसे लगेगा कि ये सब रासो काव्य होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रासो काव्य एक ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी संदेश राशक है। बाकी जितनी भी रचना है वो सब जैन साहित्य के अंतर्गत है। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर था। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 5। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नांकित में किन रचनाओं को सूरदास रचित माना है? सूरसागर, ज्ञान मंजरी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, राधा सुधा निधि। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास की कौन सी रचना है? 5 रचनाओं का नाम दिया गया है, उसमें से हमें सिर्फ 3 रचनाएं ही बतानी। आप अपना दिमाग दौड़ाइए। इसमें आप देख रहे हैं कि सूर सागर पहले नंबर पर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन रचनाओं का जिक्र किया है, जिसमें सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी। और इन रचनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया भी है कि कौन कूट प्रधान है, इसकी खास विशेषता है, सूर सागर का आधार क्या है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। इस प्रश्न के मुताबिक इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, 1 बन रहा है, फिर 3 बन रहा है, फिर इसके बाद 4 बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्तर आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, न बहुत कठिन है न बहुत आसान है, टेक्निकल तौर पर है, और हमें अपनी तैयारी इसी आधार पर करके जानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, श्रावक 4, स्थूली भद्र रास, ये सब रचनाएं हैं। नाम दिए गए आसग जिनधर सूरी, देवसेन, मुनि जिन विजय, सुमति गणी। तो नाम दिए गए, इसके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप अपने दिमाग को जरूर दौड़ाइए। यहाँ पर हम पूरे विकल्प को देखते हैं
और मिलाते हैं। सबसे पहले जो आपको आता है उसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रावक 4 जो सी का 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। और भरतेश्वर बाहुबली रास, जैसा कि आप जाने कि मुनिजिन विजय का हो गया, ठीक है। इसके बाद चंदन बाला रास आसगु कवि का आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद हम देखें डी का ऑप्शन जो बच रहा है वो हो गया स्थूली भद्र रास जो है वो जीन धर्म सूरी द्वारा है। तो इसका जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि ए का 4 बन रहा है, फिर बी का यहाँ पर 1 बन गया, फिर सी का 3 बन गया और डी का 2 हो गया। तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन बी 4 1 3 2, ठीक है। आगे के लिए इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। जिसका संबंध आपको पता है, जो सुमेलित आप आसानी से कर लेते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनको जरूर अपने कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है सुमेलित आधारित ही है। पूछा गया कि निम्नलिखित सिद्धांतों या मतों का सुमेलन उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ कीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद। कई बार ये क्वेश्चन वन लाइनर के दृष्टिकोण से भी पूछ लिए जाते हैं और इस बार यहाँ पर सुमेलित के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर मिलाना शुरू कर दिए होंगे। जब भी मैं बीच में आपको स्पेस देता हूं, अन्य बातों को करता हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका दिमाग हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चन पे कितना कंसंट्रेट है। तो देखिए यहाँ पर तुरंत आप मिलाना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, तुरंत हो गया रामानुजाचार्य का, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद हो गया आपका वल्लभाचार्य का, ठीक है। इसके बाद द्वैताद्वैतवाद आप देख रहे हैं कि वो हो गया निम्बार्काचार्य का, ठीक। इसके बाद हो रहा है द्वैतवाद, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन मध्वाचार्य का। तो जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि 4 3 2 5, ठीक है। तो हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो हो रहा है 4 3 2 5 वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अब बच गए यहाँ पर शंकराचार्य। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि इन्हीं के सिद्धांत के बाद आगे सभी सिद्धांत आए हुए हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस सिद्धांत के बाद विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद इत्यादि आए हुए हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद का शंकराचार्य, उसके खंडन में ये सभी वाद यहाँ पर आए हुए हैं। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बात आपको सिर्फ पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ये बात आपको जब साथ में बैठकर क्वेश्चन को हल करेंगे तभी समझ में आएगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। जब इस कथन को मैं पढ़ रहा हूं तो आपके मन में एक आलोचक का नाम जरूर आ रहा होगा, लग रहा होगा कि ये पंक्तियां वहीं से सीधे सीधे उठा ली गई हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कबीर नामक पुस्तक की भूमिका से ये बातें पूरी उठा ली गई। बाकी मैं भूमिका कहूं या उपसंहार कहूं, किताब के अंत में आपको ये मिलेगा। तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। कई बार तो इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है और उसके बाद वाला वाक्य तो और उसे महत्वपूर्ण है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। इतनी दूर बात कई बार अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। और नीचे वाला भी पूछ लिया जाता है कि बन गया तो बन गया, नहीं तो सीधे सीधे दरेरा देकर भाषा का रूप तैयार कर देते हैं। तर्क दिया गया कि क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और भाषा प्रयोग के प्रति सजग नहीं थे। ये यहाँ पर तर्क दिया गया है। तो कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन तर्क जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ऐसा नहीं कि कबीर भाषा को लेकर सजग नहीं थे, उसके प्रयोग को लेकर सजग नहीं थे। हाँ, उन्होंने इसको अपने अनुभव का विषय बनाया। जहां जहां पर गए, जहां जहां भाषाओं को उन्होंने सीखा, अपनी कविताओं में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। पढ़े लिखे नहीं थे, ये बिल्कुल बात सही थी। कई बार हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी अपने भाषा प्रयोग के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल खराब होती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के बहाने आप जहां पर स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देख लिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक कथन आ जाता है तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि सुमेलित ही है। पूछा गया कि निम्नलिखित प्रबंधात्मक वीर काव्यों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
यानी कि जितने भी यहाँ पर जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब क्या है, प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं। और इन रचनाओं को देखने से लग रहा है या फिर यहाँ पर रचनाकारों का नाम देखने पे लग रहा है तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो रीतिकाल के कवि सब दिख रहे हैं। लेकिन उस जमाने में भी वीर प्रधान कविताएं लिखी जाती थी। हमने आलोचकों के माध्यम से सिर्फ एक ही कवि का नाम ज्यादा सुना है, वो भूषण है। लेकिन उनके अतिरिक्त भी कुछ कवि थे जो कि वीर रस कविताएं लिख रहे थे। रचनाओं का नाम दिया गया छत्र प्रकाश, नृसिंह चरित, सूरजमल, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। ठीक है, इसको मिलाना है हमें, आप तुरंत मिलाना शुरू कर दिए होंगे। तो छत्र प्रकाश किसका है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि लाल कवि का है। तो ए का 4 हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर सभी विकल्पों को खोल दें तो यहाँ पर ए का 4 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में है, यानी कि अब आप आराम से इसको मिला लेंगे। नृसिंह चरित खुमान द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक तो खुमान चरित है आदिकाल में, लेकिन यहाँ पर कवि का नाम ही है खुमान। सूरजमल किसके द्वारा लिखा गया, सूरजमल लिखा गया है सूदन द्वारा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखा गया है, वो है पद्माकर, यानी कि इनका पूरा नाम है पद्माकर भट्ट, उनके द्वारा लिखा गया। तो सही जवाब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कूट बन रहा है कूट के हिसाब से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसमें से छत्र प्रकाश आप अच्छे से जान रहे होंगे किसका है। जो जो नई रचनाएं हैं उनको जरूर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। कम से कम 2 ऐसी रचनाएं जो कि आपके लिए नई हो सकती हैं। आगे बात करें जो कि सुमेलन पर आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य यानी कि एक तरफ शैली के रूप में है और दूसरी तरफ रचनाकार है। मुक्तक रचनाएं हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और वो भी कृष्ण काव्य पर आधारित है। हित वृंदावन दास, नागरी दास, पीताम्बर दास, रूप रसिक देव, ये सब रचनाकारों के नाम है। इधर है समय प्रबंध, लीला विंशति, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल रस माधुरी, माधुरी लहरी। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसको आपको ध्यान देकर रखना पड़ेगा। कठिन इसलिए है कि इसमें कोई चर्चित रचनाकार आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हम अगर इसके सुमेलन पर जाएं तो आप देख रहे हैं कि हित वृंदावन दास की जो रचना है उसका नाम है ब्रज प्रेमानंद सागर। ठीक है, तो ए का हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। फिर इसके बाद नागरी दास की जो रचना है उसका नाम है जुगल रस माधुरी। ठीक है, बी का 4 हो गया। पीताम्बर दास की रचना है समय प्रबंध। ठीक है, और इसके बाद जो रचना है रूप रसिक देव की रचना का नाम है लीला विंशति। ठीक है ना, तो आगे के लिए जरूर इसको आप नोट करके जाइए जिससे कि आप एग्जाम में बढ़त बनाएं। इस तरीके के प्रश्न कभी कभार ही आते हैं, लेकिन आते हैं तो कई प्रश्नों को अपने चपेट में ले लेते हैं और आपका दिमाग भी वहां पर खराब कर देते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रीतिकालीन राम काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं कि रीतिकाल को आधार बनाते हुए कभी कृष्ण काव्य पूछ लिए जा रहे हैं, कभी वीर काव्य पूछ लिए जा रहे हैं, कभी राम काव्य पूछ लिए जा रहे हैं। जब भी राम काव्य की बात आती है तो हमें तुलसीदास के अलावा और किसी का नाम जल्दी आता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में भी राम काव्य लिखे जा रहे थे। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपका दिमाग रबर की तरह कैसे बढ़ रहा होगा ये आप आभास कर रहे होंगे। चलते हैं बात करते हैं कि राम काव्य कौन कौन लिखा है। यहाँ पर लिखा है कवित रत्नाकर, अवध सागर, रामचंद्र विलास, संगीत रघुनंदन। रचनाकारों के नाम है नवल सिंह, विश्वनाथ सिंह, सेनापति, जानकी रसिक शरण, राम प्रिया शरण। तो हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एक चर्चित नाम है सेनापति का, जिनकी रचना का नाम है कवित रत्नाकर। तो इसको हम अगर ए का 3 कर लेते हैं और देखते हैं कि ए का 3 किसमें है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए हम ध्यान में जरूर रखें कि अवध सागर किसकी रचना है, वो है जानकी रसिक शरण की। रामचंद्र विलास, रामचंद्रिका, रामचरितमानस हमने पढ़ा, लेकिन रामचंद्र विलास किसने लिखा है, आप ध्यान रखिए नवल सिंह को। इसके बाद संगीत रघुनंदन लिखा विश्वनाथ सिंह ने। विश्वनाथ सिंह ने एक और रचना की हुई है जिसमें रघुनंदन लगा हुआ। आप जरूर कमेंट्स करके बताइए, मुझे काफी खुशी होगी। ये 90 क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए संगीत नंदन है, इसी संगीत रघुनंदन इसी तरीके से विश्वनाथ सिंह ने एक रचना लिखी है जिसको कि नाटकों के इतिहास में
प्रथम नाटक के तौर पर देखा जाता है। अब मैंने काफी संकेत कर दिया है, आप जरूर कमेंट्स कीजिए। पढ़ने का असली अप्रोच यही है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रीतिकाल पर ही आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को देखने से यह लग रहा है कि जो भी एक्सपर्ट है उसे रीतिकाल से काफी प्रेम है, या फिर रीतिकाल की जो हमारे इतिहास ग्रंथ में उपेक्षा की गई है, या फिर उसको कमतर आंका गया है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उसकी महत्ता का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण एक्सपर्ट द्वारा किया गया। प्रेमाख्यान काव्यों की जब भी बात की जाती है तो हमें सूफी काव्य याद आते हैं, लेकिन रीतिकाल में भी लिखे जा रहे थे। एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाएं। चंद्र कुंवर रीबात, उषा चरित्र, नल दमयंती चरित्र, इंद्रावती, जनकुंज, नूर मोहम्मद, सेवाराम, हंस कवि, शेख निसार, ये सब कवियों का नाम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि नूर मोहम्मद को आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप इसको टिक कर लीजिए कि नूर मोहम्मद वाला जो रचना है उनकी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नूर मोहम्मद की रचना यहाँ पर है इंद्रावती, यानी डी का 2 जहां पर होगा वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो डी का 2 जगह है, इसका मतलब है कि एक राउंड और चलना पड़ेगा। चंद्र कुंवर रीबात के रचनाकार है हंस कवि, ए का 4 हो गया। ठीक है, तो सही जवाब ए हो रहा है यहाँ पर। उषा चरित्र आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि जनकुंज द्वारा लिखी गई है, और नल दमयंती चरित्र जो कि सेवाराम द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है 4, 1, 3 और 2। ठीक है, इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि कविता में सही स्थान पर पूरी सजगता के साथ स्वाभाविक तौर पर उपस्थित होकर ही अलंकार अपना महत्व स्थापित करते हैं, क्योंकि अलंकार काव्य का साध्य नहीं साधन है। तो हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए स्थापना दी गई कि कविता में सही स्थान पर पूरी सजगता के साथ स्वाभाविक तौर पर उपस्थित होकर ही अलंकार अपना महत्व स्थापित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क दिया गया कि अलंकार काव्य का साध्य नहीं साधन है, ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे अपने एक इंटरव्यू की याद आ गई। जब मैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे एक एक्सपर्ट ने यही सवाल पूछा था कि अलंकार काव्य का साधन है या फिर साध्य है। बस हमें यही बताना था कि साध्य है या फिर साधन है। ठीक है, तो तड़के से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, फिर भी हमने इसका सही जवाब बताया कि अलंकार साध्य नहीं है बल्कि क्या है, साधन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि हम इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर भी जोर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने खूब तैयारी की, आपने लिखित एग्जाम में खूब अच्छा नंबर लाया, लेकिन आपसे तड़के से पूछ दिया, क्योंकि एक्सपर्ट कम से कम 8-9 तो रहते ही हैं, उसमें से किसी के दिमाग में आया कि आपसे पूछा जाए अलंकार। अक्सर हमने देखा है कि इंटरव्यू में व्याकरण के पोर्शन को लेकर परीक्षार्थी बहुत टेंशन में रहते हैं कि अगर व्याकरण से पूछ दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं आपको करना है, बस ध्यान रखना है। इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई संकट नहीं आने वाला है। आपको ध्यान में रखना है कि अलंकार क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ये साध्य नहीं। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हमने बता दिया कि दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि जिस कविता में से हृदय के भावों का उद्वेलन न हो वह कविता नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल है। यहाँ पर स्थापना और तर्क में हमें सामंजस्य स्थापित करना है कि आखिरकार कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि जिस कविता से सहृदय के भावों का उद्वेलन न हो वह कविता नहीं कही जा सकती, ये बात तो सही है। सहृदय जो यहाँ पर आया हुआ है वो पाठकों को ध्यान में रख के कहा गया है। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, साधारणीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना, तो उसमें भी सहृदय की बात की गई है। मतलब कि कविता ऐसी हो जो पाठक के भावों को उद्वेलित कर दे, ठीक है, उसको प्रभावित कर दे। और कहा गया कि कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल है, यानी कि ये कहीं न कहीं प्रगतिवादी कवियों के तरफ संकेत किया जा रहा है, जो कि एक खास विचारधारा पर कविताएं लिख रहे थे। कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल बिल्कुल नहीं। कविता का मुख्य कार्य क्या है कि सहृदय के भाव का उद्वेलन करना।
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थापना तो सही है लेकिन तर्क यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना तर्क पर ही आधारित है। भूषण ने राष्ट्रीय अथवा जातीय अभिमान के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम प्रदान किया, क्योंकि भूषण में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। इसीलिए भूषण को वीर हम पढ़ते हैं रीतिकाल में भी, लेकिन वीर रस से युक्त कवि के तौर पर जानते हैं। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी कि दोनों बातें यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित छायावादी कवियों को उनके जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ और सबसे आखिर में किसका जन्म हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन आप मिलाना शुरू कर दिए होंगे। प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत की बात की गई, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। मैं यहाँ पर इनके जन्म काल का ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं स्पेस दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, 1889, ठीक, फिर 1897, फिर 1900, फिर 1907। तो इस तरीके से इन लोगों का जन्म हुआ है, आप अपने दिमाग में जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी, कुकुरमुत्ता, नदी के द्वीप, अंधेरे में। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप आंख बंद करके लेकिन सचेत होकर इसका सही जवाब दे सकते हैं, वरना ये गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो कूट बन रहा है कि ए का 3 होना चाहिए, फिर बी का 2 हो जाना चाहिए, फिर सी का होना चाहिए 4 और डी का होना चाहिए 1। 3 2 4 1 सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी। आगे बात करें। अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि कबीर की विचारधारा को किसी जड़ीभूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। कबीर प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि थे। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि कबीर की विचारधारा को किसी जड़ीभूत मतलब जो भी स्थिर दार्शनिक सिद्धांत है उसका नाम नहीं दिया जा सकता, किसी एक विचारधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और नीचे बताया गया कि कबीर प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि थे, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि आप देखेंगे इसी दौर में खासतौर से प्रयोगवाद नहीं बल्कि प्रगतिशील कवियों में एक व्यक्ति को आधुनिक कबीर के नाम से जरूर जाना जाता है, लेकिन अगर हम कबीर की बात करें तो उनका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है बल्कि भक्ति काल के निर्गुण धारा से। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर स्थापना तो सही है लेकिन तर्क क्या हो गया, गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है प्रसाद की नाट्य रचनाओं का प्रधान स्वर नारी जागरण और नारी मुक्ति है। उनके नारी पात्र अधिकांशतः प्रखर प्रतिभा के धनी है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर हमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कहा गया कि प्रसाद की नाट्य रचनाओं का प्रधान स्वर नारी जागरण की बात यहाँ पर कही जा रही है। नारी जागरण तो है लेकिन इसको हम प्रधान स्वर कहें तो ये गलत होगा, बल्कि उनके नाटकों का है कि ऐतिहासिकता के आवरण में उन्होंने सांस्कृतिक नवजागरण पर जोर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्थापना यहाँ पर गलत है। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि नारी पात्र अधिकांशतः प्रखर प्रतिभा के धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है कि स्थापना तो गलत है लेकिन तर्क जो दिया गया वो सही है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही इजी प्रश्न। शिवदान सिंह चौहान, देवराज, विष्णुकांत शास्त्री, शिव प्रसाद सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। डॉक्टर देवराज की पुस्तक का नाम है छायावाद का पतन। 18 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क पर यह आधारित है। पूछा गया कि धर्म का मूल आधार विद्या और ज्ञान नहीं सीधी अनुभूति है। तर्क दिया गया कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित अनुभूति से ही स्पष्ट होता है। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों क्या है, सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। धर्म का मूल आधार विद्या और ज्ञान नहीं बल्कि सीधी अनुभूति है। जिस तरीके से आप अनुभूति करते हैं उसी तरीके से आपका धर्म से जुड़ाव होता है। धर्म मनुष्य के भीतर निहित अनुभूति से ही स्पष्ट होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है, कहानियों और उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। लाल पान की बेगम, एक औरत की जिंदगी, 25 चौका 150, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सत्य प्रकाश, रामदर्श मिश्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमें मिलान करना है। इसमें आप ज्यादातर कहानी और कहानीकारों का नाम सुने होंगे। लाल पान की बेगम मैं मिलाता हूँ फणीश्वर नाथ रेणु का, ए का यहाँ पर 5 हो गया। लंदन की रात हो गया निर्मल वर्मा का, डी का 1 हो गया। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो गया 25 चौका 150, सी का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं कि एक औरत की जिंदगी किसका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक औरत की जिंदगी का जो सही जवाब है वो हो गया आपका, सही जवाब हो रहा है इसका बी का हो रहा है 4। ठीक है, रामदरस मिश्र। तो इस तरीके से 5 4 2 और 1, 5 4 2 और 1 सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक कहानी है जिसको कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कहानी को तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, नदी के द्वीप, मैलांचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। और पात्रों का नाम दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए उपन्यासकारों का नाम नहीं बल्कि पात्रों का नाम है, उसे हमें मिलाना है। तो मृणाल, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन, निपुणिका, ये सब है। सबसे पहले हम मिला लेते हैं कि निपुणिका, डी का 5 हो गया। जालपा का संबंध गबन से है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये उपन्यास है। डॉक्टर प्रशांत का हो गया मैलांचल से। ठीक है, और यहाँ पर मृणाल का जो नाम दिया गया है, मृणाल किससे रिलेटेड हो गई नदी के द्वीप से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो मृणाल है तो त्यागपत्र से है, नदी के द्वीप से हो गया भुवन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है 3 4 2 5, 3 4 2 5 हम देखते हैं किसमें, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, मृणाल को आप देखिए त्यागपत्र से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित करना है। लहरों के राजहंस, मुर्दहिया, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी। ठीक, तो मुर्दहिया तुरंत आप मिलान कर लीजिए कि आत्मकथा है, बी का 4 हो गया यहाँ पर। आधा गांव उपन्यास आपने पढ़ा, ठीक है, 1 हो गया। लहरों के राजहंस जो कि नाटक के तौर पर है, तो ए का 5 हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं ए का 5 एक ही में दिया हुआ, सही जवाब हो रहा है इसका ए हो रहा है। डी तुम चंदन हम पानी निबंध हो गया, ठीक, तो 2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 4 1 2 सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य को हमें सुमेलित करना है रचनाकारों के साथ। अरे यायावर रहेगा याद, यूरोप के पत्र, मेरी कैलाश यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, चीड़ों पर चांदनी। तो कम से कम इसमें आप 3 यात्रा साहित्यकारों के नाम भली भांति जानते होंगे। ठीक है, मिलान करते हैं हम। निर्मल वर्मा का हो गया चीड़ों पर चांदनी, ए का 5 हो गया। आप देख रहे हैं कि ए का 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। फिर भी आगे के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी का हो गया। धीरेन्द्र वर्मा का हो गया यूरोप के पत्र, और अज्ञे का हो गया अरे यायावर रहेगा याद। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है 5 4 फिर इसके बाद 2 फिर 1। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं आत्मकथाओं का आत्मकथाकारों के साथ सुमेलन करना है। अन्या से अनन्या, द्वारा अभिशाप, कूड़ा कबाड़ा, हादसे, शिकंजी का दर्द। ठीक है, तो हादसे को सबसे पहले हम मिलाते हैं, रमणिका गुप्ता का हो गया। प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या, सभी आत्मकथाओं को आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुशीला टाक भौरे जिनका है, सुशीला टाक भौरे और कौशल्या वैशंत्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मिलान अगर हम करें तो यहाँ पर सही जवाब तक हम पहुंचते हैं। तो शिकंजे का दर्द जो है, ठीक है, शिकंजे का दर्द हो गया आपका सुशीला टाक भौरे का, और कौशल्या वैशंत्री का हो गया दोहरा अभिशाप। इन दोनों महिला आत्मकथाकारों का नाम जरूर आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। और रमणिका गुप्ता, यानी कि लगभग इसमें तो सभी महिला आत्मकथाकार ही हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो रहा है इसका, इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया सी, हमने बता ही दिया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है नाटक और नाटककारों की रचनाओं को यहाँ पर दिया गया है, सुमेलित करना है। मंदिर प्रवेश, रंग और व्यंग, गुरु दक्षिणा, अछूत का बेटा, छू नहीं सकता।
तो ये सब नाटक है और देखने से ये लग रहा है कि दलित नाटक से जुड़े हुए हैं सब। ठीक है, तो हमें मिलान करना है। सबसे पहले हम मिलाते हैं इसमें कि जो माता प्रसाद की रचना है उसका नाम है, माता प्रसाद की रचना का नाम है अछूत का बेटा। एक रचना आपने पढ़ा होगा अछूत की शिकायत। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं अछूत का बेटा किसका है, माता प्रसाद गुप्त का है। तो ए का 4 हम देखते हैं, सही जवाब हो रहा है सी ऑप्शन। यहाँ पर सूरजपाल चौहान के नाटक का नाम है छू नहीं सकता। फिर कर्मशील भारती यहाँ पर दिया गया है। कर्मशील भारती का जो नाटक है इसको अगर हम मिलान करें तो ये हो गया मंदिर प्रवेश। सुशीला टाक भौरे का नाम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। यहाँ पर सही जवाब हो रहा है रंग और व्यंग। तो इससे कूट क्या बन रहा है, ए का 4 बन गया, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपके लिए नया प्रश्न है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है नारी सुधार के लिए नारी को सचेत, जागृत और चेतना भर देने का कार्य नारी अभिव्यक्ति ही कर सकती है। स्थापना दी गई। तर्क दिया गया कि नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों कार्य पृथक हैं। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि नारी सुधार के लिए नारी को सचेत, जागृत और चेतना भर देने का कार्य केवल नारी अभिव्यक्ति ही कर सकती है। बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि कई पुरुष भी नारी अभिव्यक्ति, उसकी जागरूकता, उसकी चेतना, उसकी सचेतना इत्यादि को लेकर लगातार सजग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो स्थापना गलत हो गई, लेकिन तर्क यहाँ पर दिया गया कि नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों कार्य पृथक हैं। नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों क्या है, अलग अलग। नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, लेकिन स्त्री विमर्श में जो स्वानुभूति की बात आती है, खासतौर से विमर्शों को आप पढ़ते हैं तो एक शब्द आप बार बार ध्यान रखिए, स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल यहाँ पर आ जाता है। लिखने के लिए प्रेमचंद ने भी दलितों पर लिखा, महिलाओं पर लिखा, लेकिन उनको हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श के रचनाकार के तौर पर नहीं जानते। ये उदाहरण काफी रहा। इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर ए गलत है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि साहित्य की साधना विशुद्ध रूप से विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट रूप से खंडित करता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि साहित्य की साधना विशुद्ध रूप से विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। बात बिल्कुल सही है। कहा गया कि साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट रूप से खंडित करता है। यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि दलित साहित्य की पीड़ा स्वानुभूति की है, सहानुभूति की नहीं, जिसकी चर्चा मैं अभी ऊपर के क्वेश्चन में कर रहा था। तर्क दिया गया कि सहानुभूति और स्वानुभूति पृथक पृथक नहीं होती। हमें बताना कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। दलित साहित्य की पीड़ा स्वानुभूति की है, सहानुभूति की नहीं। बात बिल्कुल सही है। और कहा गया कि सहानुभूति और स्वानुभूति में कोई भेदभाव नहीं है, अलगाव नहीं है। ये क्या है, बात बिल्कुल गलत है। सहानुभूति और स्वानुभूति को एक उदाहरण से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी उंगली कट जाती है सब्जी बनाते समय या उसको काटते समय, तो आपको जो दर्द हो रहा है वो क्या है, स्वानुभूति है। लेकिन उस दर्द को देखकर आपका मित्र भी छटपटा रहा है, वो क्या है, सहानुभूति है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो जो आपको दर्द हो रहा है वो आपका अलग अनुभव है, और जो आपका मित्र छटपटा रहा है उसका अपना अलग अनुभव है। हो सकता है कि उसकी भी अंगुली कभी कटी रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा है कि आत्मा के जीवन के आत्मकथा में जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखा होता है। आत्मकथा जीवन की चौथी अवस्था में लिखी जाती है। दलित आत्मकथा स्वकथन है। स्वकथन और आत्मकथा में अंतर होता है। हमें बताना है इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यहाँ पर बताएगा कि आत्मकथा में जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखा होता है। ये बात तो सही है यहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा है कि चौथी अवस्था में इसको लिखा जाता है। ये बात यहाँ पर गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है
स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए विशेष उल्लेखनीय काम किया है। नाटकों के माध्यम से उन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाया। भारतेंदु ने पूर्व नियोजित रूप से यह कार्य करने की ठान ली थी। हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो जो स्थापना दी गई हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर है कि उन्होंने जानबूझकर पूर्व नियोजित होकर यह कार्य करने का प्रयास किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। स्थापना तो सही है लेकिन तर्क जो दिया गया वो गलत है। तो हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की। ये सभी प्रश्न देखेंगे कि फॉर्मेट के रूप में बड़े थे, कठिन भी थे और स्तर के थे। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। आगे के प्रश्नों को लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और जो भी हमने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।